हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कुछ और कंपनीज के एनालिसिस करते हैं। अभी तो सबको पता ही है कि Q3 का पूरा एकदम अर्निंग सीजन एकदम चल रहा है और धड़ाधड़ एक के बाद एक कंपनीज का नंबर्स आ रहे हैं। तो चलिए कुछ कंपनीज का करते हैं। तो पहला है कि यूग्रो कैपिटल का एग्जांपल लेते हैं। तो यूग्रो कैपिटल एक एमएसएमई बेस्ड एक लेंडर है जो ये पूरा एकदम डेटा बेस्ड उनका पूरा एकदम एक क्रेडिट सिस्टम बनाए है और ये सारे एमएसएमई कंपनीज को लेंड करते हैं। एमएसएमई कंपनीज में भी इनका बहुत सारे डिफरेंशिएशन है। एक तो है कि एक बड़े बड़े एमएसएमईज को भी पैसा देते हैं और दूसरा वो छोटे एमएसएमईज को भी वो देते हैं। अब यहाँ पे यूग्रो कैपिटल का आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जो बहुत लोग मुझे ये भी पूछता है कि सर इसका स्टॉक तो बुक वैल्यू के आसपास है, स्टॉक बहुत सस्ता लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको देखना है कि ये कंपनी का स्टॉक सस्ता इसीलिए क्यों लग रहा है। उसका रीजन यही है कि कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हैज कम डाउन, ठीक है। मतलब आज भी अगर मैं बोलूं तो कंपनी 32-33% से अपने एयूएम को ग्रो कर रहा है। पहले अगर आप देखोगे ये कंपनी यूज्ड टू ग्रो द लोन बुक बिटवीन 40-45-50% के रेंज में, ठीक है। तो कोई भी कंपनी का अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम्स डाउन, राइट, तो आप देखोगे उसका स्टॉक का डीरेटिंग होता है, मतलब उसका स्टॉक एटलीस्ट चलता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे यूग्रो कैपिटल का स्टॉक सस्ता दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ है, राइट। मतलब आज भी लोन बुक का ग्रोथ इस 32% से तो हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि लोन बुक में ग्रोथ नहीं है, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, पहले जो लोग यूग्रो कैपिटल में इन्वेस्टेड थे उस टाइम पे कंपनी यूज्ड टू ग्रो एट 50%। मतलब ये ज्यादा नहीं, ये आई थिंक कुछ 6-8 क्वार्टर पहले का ही अगर आप जाके देखोगे तभी वो 45-50% से ग्रो करता था, लेकिन अभी वो 30% का एक इंजन बन गया। तो वो एक इशू है। दूसरा चीज में ये है कि आप देखोगे यूग्रो कैपिटल के एसेट क्वालिटी भी डिटीरियोरेट किया ओवर द पास्ट ईयर एंड हाफ, ठीक है। अब जब तुम्हारा एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत भी खराब होता है तो क्या करना पड़ता है आपको, एसेट मतलब तुमको प्रोविजनिंग करना पड़ता है, तुम्हारा क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ता है और इससे प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होता है। इवन अगर मैं इस Q3 का भी नंबर का बात करूं तो लोन बुक आपका 32% से ग्रो किया, लेकिन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर आई थिंक दैट ग्रू ओनली कुछ 14-15% से। अब ऑफ कोर्स यूग्रो एक्सपेंशन मोड में भी है, तो यहाँ पे इनका एक्सपेंशन का भी सारे खर्चा अपना लेना पड़ रहा है, लेकिन उनका एसेट क्वालिटी भी मतलब वही है ना, पिछले 1-1.5 साल में एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत करके डिटीरियोरेट किया है। सो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घटा है, एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट किया है। इन दोनों के वजह से क्या हुआ है, ईपीएस में शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये हो गया बात। ये तो चलो डन है। और दूसरे साइड में ऑफकोर्स अभी कंपनी क्या कर रहे हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस पे ज्यादा फोकस करने का बात करता है। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब वही है ना कि एकदम छोटा एमएसएमईज को लेंड करेगा। वही है ना, जितना छोटे कंपनीज को तुम पैसा दोगे उतना आपका यील्ड आपका बढ़ेगा, है ना। मतलब क्या है, जितना यील्ड बढ़ेगा मतलब उतना आपका रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होगा, निम्स इंप्रूव होगा और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स इंप्रूव होगा। इसीलिए कंपनी क्या बता रहे हैं कि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस पे ज्यादा फोकस कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। सो ये हो गया यूग्रो कैपिटल का। और ये कंपनी का देखो बात वही पे है कि मुझे आपको बताना नहीं है कि मतलब कोई स्टॉक के साथ क्या किए जाते हैं, बट मेरा काम वही होता है ना कि अच्छा बुरा जो भी है वो सिनेरियो, आपके सारे सिनेरियोज आपके सामने में रख दूं, ठीक है। आई गेस यहाँ का लाइट चला गया, बट चलो एनी विच वे हम कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस, तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। होम फर्स्ट फाइनेंस का नंबर्स बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब ये कंपनी कंसिस्टेंटली लोन बुक को 30% के रेंज से ग्रो करता है और इस बार Q3 में भी ओवर Q3 में द लोन बुक ग्रू 30% के आसपास, ठीक है। ये हो गया पहला वाला पॉइंट। उनका नंबर ऑफ ब्रांचेस देखोगे, टच पॉइंट्स देखोगे, दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। और ये बिजनेस का, जैसे मैं सबको यही बताता हूं, कोई भी धंधे का आपको देखना है कि वो एक बर्ड्स आई व्यू लेके कि वो कंपनी अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। आप देखो कि आरओई का डायरेक्शन किस तरफ है, तो होम फर्स्ट फाइनेंस का आरओई धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब अभी आई गेस उनका आरओई 16.5% के आसपास है, एक साल पहले वो 15.5% था, ठीक है। तो मतलब क्या है, धीरे धीरे करके दी आरओई नंबर इज इंचिंग अप, ठीक है। एक चीज मैं बोल सकता हूं होम फर्स्ट फाइनेंस का जो मतलब नेगेटिव साइड में है कि बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। मतलब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू ओनली आई थिंक अराउंड 24% से, व्हेन द लोन बुक ग्रू 32% से, ठीक है। बट वही है ना कि बिजनेस में ऐसा होता रहता है कि व्हेन यू आर से एक्सपेंडिंग, मूविंग टू न्यू ज्योग्राफीज, ब्रांचेस सेटअप कर रहे हो, एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, आपका खर्चा आपको डे 1 में लेना पड़ता है, मतलब अपफ्रंट आपको लेना पड़ता है। चलो आई गेस अभी वापस आ गया करंट। सो बेसिकली क्या है, सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है होम फर्स्ट फाइनेंस को, और अगर ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलता है ना तो इनका आरओई भी नॉर्थ के तरफ एक हायर पेस, मतलब नॉर्थ के तरफ जाएगा। नॉर्थ मतलब यहाँ पे लेट से उनका 16.5% से जल्दी 20% के आसपास चला जाएगा, है ना। और हमें तो वही चाहिए ना कि अगर कोई कंपनी का से फॉर एग्जाम्पल इफ दे ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस ऑन अ स्मॉल बेस,
राइट। तो उससे सबसे बढ़िया मेट्रिक क्या है कि लाइक तुम्हारे ग्रोथ का, इफ इट्स प्रॉफिटेबल ग्रोथ मुझे चाहिए, राइट। इसीलिए मैं देखता हूं कि आरओई का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस अच्छी कंपनी है, इनका वही है, मतलब इनका भी मतलब आई गेस अभी इनके पास कुछ एम्प्लॉय का बेस बताओ तो 1700 के ऊपर इनका एम्प्लॉयज हो गया। 9 महीने पहले मतलब एट द स्टार्ट ऑफ दिस फिजिकल कुछ 1200 के एम्प्लॉयज था। तो ऑफकोर्स राइट 1200 के ऊपर इफ यू हैव टेकन 500 मोर एम्प्लॉयज इन द लास्ट 9 मंथ्स, तो एम्प्लॉय बेस तुम बढ़ाओगे तभी ना, जब लेट से तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें ग्रोथ दिखता है। दुनिया में ऐसे कोई बिजनेस नहीं है जो अपने एम्प्लॉय बेस को बढ़ाएगा जब लेट से आगे उसको डिमांड दिख नहीं रहा है, राइट। तो एम्प्लॉय बेस 9 महीने में दे एडेड 500 ऑन अ बेस ऑफ 1200। दैट क्लियरली शोज के लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस का ये जो जर्नी है और उनका मैनेजमेंट, मतलब इस बार का तो कॉन कॉल अभी तक तो आई गेस हुआ नहीं है, लेकिन जब इनका कॉन कॉल होता रहता है इन द पास्ट, मैनेजमेंट हमेशा बताता है कि लाइक दे वुड कंटिन्यू टू ग्रो द बुक बाय 30% CAGR फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years, ठीक है। और ये तो इस बार भी 33% 32% से ग्रो किया। सो मैनेजमेंट जो बोलता है वो डिलीवर करता है, बट सिंस उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए क्या है ना, ओवरऑल आरओई का नंबर ऑल्दो द नंबर इज इंचिंग अप, स्टिल आप क्या देखोगे ना कि आरओई का नंबर थोड़ा कम दिखता है 16.5% के आसपास। आई वुड वांट होम फर्स्ट फाइनेंस के आरओई का नंबर टू बी नॉर्थ ऑफ 20%, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो बट एनी विच वे देखते हैं, धीरे धीरे करके जाएगा या जल्दी से थोड़ा जाएगा, बट मैनेजमेंट बहुत ही प्रूडेंट है। इनका एसेट क्वालिटी भी अच्छा है, मतलब इनका GNPA नंबर ऑन अ QOQ YOY लेवल भी आप देखोगे तो होम फर्स्ट फाइनेंस का बहुत ही स्टेबल है, 1.7% के आसपास है। जैसे यूग्रो कैपिटल का मैंने क्या बताया कि एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत पिछले 4-6 क्वार्टर में थोड़ा सा खराब हुआ, ठीक है। और उनका जैसे पेस ऑफ लोन बुक घटा फ्रॉम 50-45 से अभी 30% में, लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस एकदम कंसिस्टेंटली 30-35% के रेंज से ही ग्रो करता है। गाइडेंस भी वैसा है और एसेट क्वालिटी इनका कभी उतना खराब नहीं हुआ, ठीक है। सो ये हो गया बात होम फर्स्ट फाइनेंस का। एक बात मैं बोल सकता हूँ होम फर्स्ट फाइनेंस का, उनका जो DPD बकेट से 30+ DPD बकेट्स का जो कैटेगरी, दैट नंबर वेंट अप अ लिटिल बिट ऑन अ क्वार्टर बेसिस, तो उसको आप थोड़ा बहुत देख लेना। बट हैविंग सेड दैट होम फर्स्ट फाइनेंस का सब कुछ ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। ओके तो अभी हम अगले कंपनीज में चलते हैं। अगला कंपनी हम बात कर सकते हैं बाजार स्टाइल रिटेल की। तो बाजार स्टाइल रिटेल वही आपका जो वैल्यू अपैरल जो चेन्स है, बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा है, जिन्होंने आई थिंक 2013-14 में कैलकाटा से चालू किया था। फिर वो लोग आसाम में गए, फिर वो आई थिंक वो झारखंड में गए, फिर अभी रिसेंटली वो लोग क्या कर रहे हैं, यूपी और छत्तीसगढ़ में टारगेट कर रहे हैं। इनका IPO भी कुछ दिन पहले ही आया, राइट। तो ये कंपनी का क्या सीन है, ये कंपनी का जो पूरा कल जो नंबर आया, ठीक है, ये नंबर देख के मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एक तो है कि उनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थोड़ा घटा, मतलब Q2 ओवर Q2 में बाजार स्टाइल का सेल्स ग्रू बाय 60-65% से, लेकिन Q3 ओवर Q3 में द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ वेंट डाउन, मतलब Q3 में इनका सेल्स ग्रोथ कितना है, 24% से। उसका रीजन एक चीज है, उसका रीजन ये है कि पिछले साल में और इस साल में दुर्गा पूजा हुआ 2 डिफरेंट क्वार्टर्स में, ठीक है। तो इस बार का जो Q3 और पिछले साल के Q3 में, इसीलिए इनका जो नंबर्स है, मतलब सेल्स ग्रोथ का नंबर 24% इसलिए आया बिकॉज ये वाले साल में आप देखोगे कि दुर्गा पूजा Q2 में था, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो क्या होता है ना, दुर्गा पूजा से और उसका शॉपिंग तो लोग पहले से ही करने लगता है, और पिछले साल में Q3 में दुर्गा पूजा था एकदम, मतलब शॉपिंग बोलो पूरा फेस्टिवल ही पूरा Q3 में था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, सिंस यहाँ पे बेस इफेक्ट ऑन अ हाई बेस इन लास्ट Q3, इस बार उसने उस रेट से ग्रो नहीं किया, बिकॉज इस बार दुर्गा पूजा का डेट्स थोड़ा सा प्रीपोन्ड हो गया था। सो 24% से सेल्स ग्रो किया। अब यहाँ पे एक और बात है जो इनका उतना इंप्रेसिव नहीं है कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर फेल 20%। मतलब क्या है, ये लोग एक्सपेंशन मोड में तो जा रहे हैं, लेकिन और इनका स्टोर्स का जो पेस ऑफ ग्रोथ है, आई थिंक इनका अभी 200 के आसपास स्टोर्स हो गया बाजार स्टाइल रिटेल का, और ये 30% से ग्रो किया, लेकिन इनका पैड गिरा बाई 20%, राइट। बिकॉज ऑफ कोर्स ना, इतना खर्चा कर रहे हो, डिप्रिसिएशन का बढ़ रहा है, और तुमको तो खर्चा डे 1 में लेना पड़ेगा, राइट। तो मतलब क्या, 24% का सेल्स ग्रोथ और तुम्हारा पैट फेल 20%। इसका अगर मैं मतलब पीयर ग्रुप का बात करूं, V2 रिटेल, ठीक है, V2 रिटेल का एडवांटेज ये है बाजार स्टाइल कोलकाता से कि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो ज्यादा फैला हुआ है कंपेयर टू बाजार स्टाइल। तो इसीलिए क्या हुआ, ये दुर्गा पूजा का इफेक्ट कुछ V2 रिटेल को ये एक हाई बेस इफेक्ट और ये सबसे उनको जाना नहीं पड़ा। तो V2 रिटेल का सेल्स ग्रोथ क्या है, Q3 ओवर Q3 58-60%, और V2 रिटेल को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, राइट। और V2 रिटेल का थिंक कितना, पैट आई थिंक वेंट अप बाय 120%। तो पैट उसका 120% बढ़ता है, राइट। EPS 100% के ऊपर बढ़ता है V2 रिटेल का, जबकि बाजार स्टाइल का पैट फेल 20%। नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि V2 रिटेल बाजार स्टाइल से बेटर क्यों कर रहा है, समझ में आ रहा है। और ये देखो, ये दोनों ही अपैरल रिटेल में है, तो हमें इन दोनों को कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, राइट। तभी तुमको समझ में आएगा कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, राइट। और देखो, इसी तरीके से एनालिसिस करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अगर मेरे लिसनर्स हो, आपको खुद समझ
में आ जाएगा कौन से कंपनी अच्छा है कौन से कंपनी बुरा है, मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। फिर अब दूसरा कंपनी से फॉर एग्जांपल ट्रेंड का भी रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूं कि Q3 में ट्रेंड क्या करे। Q2 में जैसे ट्रेंड का 39% का सेल्स ग्रोथ था एंड इट वाज फार लोअर पेस से ग्रो किया कंपेयर टू लेट से V2। तो इस बार क्या है, इस बार V2 का 58% का सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया, मतलब EPS डबल, मोर देन डबल हुआ। अब देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या करता है, बिकॉज यहाँ पे बात वही है ना कि आप देखोगे ट्रेंड का स्टॉक उतना चलता क्यों नहीं है, मतलब क्यों, बिकॉज इसीलिए बिकॉज अभी V2 रिटेल आ गया वही वाला स्पेस में एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन ट्रेंड इन बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ एज वेल एज गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब मार्जिन एक्सपेंशन। सो ये हो गया बात। एक और कंपनी का हम बात कर सकते हैं साई सिल्क कलामंदिर, जो साउथ इंडिया बेस्ड एक हैदराबाद बेस्ड आंध्रा बेस्ड एक कंपनी है जो ये साड़ी वगैरह बनाते हैं, प्रीमियम साड़ी बनाते हैं शादी के लिए, ओकेजन के लिए एंड ऑल दैट। उनका आई थिंक कुछ 65-66 के आसपास स्टोर्स है और ये कंपनी को आप देखोगे ये लोग बहुत धीमे रेट से, बहुत ही स्लो रेट से अपने स्टोर्स को बढ़ाते हैं, बिकॉज उनका मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक मतलब हम लोग ऐसा फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते हैं बिकॉज वहां पे क्वालिटी सर्विस सब खराब हो सकता है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, सारे कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स ही होता है साई सिल्क कला मंदिर का। जो अच्छी बात है इस कंपनी का वो है कि इस बार इसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखने को मिला, बिकॉज पिछले अगर आप 3-4-5 क्वार्टर देख लोगे ऑन अ YOY लेवल पे इनका हार्डली कोई ग्रोथ था, इनका सिंगल डिजिट में ग्रोथ होता था, लेकिन इस बार इनका सेल 17% से ग्रो किया और इनको थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपेंशन भी मिला, मतलब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू बाय 45%, ठीक है। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना कि लाइक मतलब इवन 17% का सेल्स ग्रोथ इज नॉट गुड इनफ फॉर मी, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि चलो 6% से मैं पहले ग्रो करता था, अभी मैं 18% से ग्रो कर रहा हूं, बट हैविंग सेड दैट मतलब आई कैन गेट सो मेनी बेटर कंपनीज ग्रोइंग एट 25, 30, 40 इवन 50% से, है ना। सो इसीलिए वो ये कंपनी मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, बट हाँ ऑफकोर्स मेरा काम है आपको अपडेट्स देना, राइट। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे ये काम वही है कि लाइक सारे मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, लेकिन हाँ एक बात तो है कि लाइक अगर आपने लेट से फ्रेंचाइज नहीं करते हो, सिर्फ कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स को एक्सपेंड करते हो, देन योर एक्सपेंशन रेट और से फॉर एग्जांपल तुम्हारे बिजनेस का जो वॉल्यूम ग्रोथ है, राइट, दैट कैन नॉट मैच द लेवल्स ऑफ अ कंपनी जो लेट से फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज ऑपरेटेड करके उसको ग्रो कर रहे हैं, है ना। बट ऑफ कोर्स आपने बहुत एग्जांपल्स में ये भी बता सकता हूं कि लाइक कुछ कंपनीज फ्रेंचाइज को देते हैं, फिर डिमांड सिनेरियो खराब हो जाता है तो वहां भी ग्रोथ इफेक्ट होता है, करेक्ट। लेकिन साई सिल्क कला मंदिर का यही है कि इतने दिनों बाद, इतने आई थिंक इनका बिजनेस कितना होगा, 15-20 साल पुराना तो बिजनेस हो गए, लेकिन इतने सालों में इन्होंने सिर्फ 66 स्टोर्स खोला। दैट क्लियरली आल्सो शोज के लिए कि ये कंपनी उस रेट से कभी स्टोर एक्सपेंशन में मैनेजमेंट का जाने का कोई मतलब अभी तक का तो कोई इच्छा नहीं है ना। सो ये हो गया। एक कंपनी को और हम बात कर सकते हैं कार्टरेड टेक का। कार्टरेड मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी का क्या है, आप देखोगे ये आपका जो कार वाले, फिर आपका बाइक वाले, फिर इन्होंने OLX को भी खरीद लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनका एक प्लेटफॉर्म होता है, इनके प्लेटफॉर्म में बहुत सारे एक्टिविटीज होता है रिलेटेड टू दी ऑटोमोबाइल सेक्टर। मैं अभी पहले कार ट्रेड का बात कर रहा हूँ, कार वाले एंड बाइक वाले। तो यहाँ पे क्या होता है, सोचो आज अगर लेट से आप कोई भी एक OEM हो, मतलब से आप एक मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी बाइक का हो, गाड़ी का हो, 3 व्हीलर का हो, तो आप क्या करोगे, आप कार ट्रेड में जाके वो प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, राइट। और ऑफ कोर्स वहां से आपका ऑर्डर्स आएगा, गॉट इट। तो दूसरे साइड में क्या है, तो बेसिकली कार्टरेड एक ऐसा कंपनी है जहां पे लेट से फॉर एग्जांपल हजारों लोग वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि लाइक कौन अपना बाइक को ऑक्शन करने आया है, कौन क्या बेच रहा है, कौन नया गाड़ी बेच रहा है, कौन नया ऑटो बेच रहा है, कौन नया बाइक बेच रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरफ कार्टरेड का प्लेटफॉर्म में देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कस्टमर्स, मतलब ये कस्टमर्स को लाने के लिए कार्टरेड को उनको पैसा नहीं देना पड़ता है, वो यू आ जाता है, ठीक है। और दूसरे साइड में क्या है, कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब कोई भी OEM हो, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में हो, आप देखोगे ये लोग तो ऑफ कोर्स जहां भी इनको मिलेगा कि लाइक एक प्लेटफॉर्म में अगर करोड़ों लोग हैं तो वो भी आके यहाँ पे एडवर्टाइज करवाएगा ना। सो कार्टरेड यहाँ पे दोनों साइड से पैसा बनाता है। एक तरफ जैसे फॉर एग्जांपल OEMs जो ये गाड़ी को नया लेट से कोई गाड़ी लॉन्च हुआ मारुति का या कोई हुंडई का, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो वो जब कार्टरेड में वो अपना एडवर्टाइज करवाते हैं गाड़ी का, तो उनको कार्टरेड को पैसा देना पड़ता है। दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में यहाँ पे प्लेटफॉर्म में बहुत ऑक्शनिंग भी होता है, जिसको ये लोग रीमार्केटिंग बोलते हैं। मतलब क्या है ऑक्शनिंग या रीमार्केटिंग, मतलब वही है लेट से फॉर एग्जांपल आपका 6 महीने पुराने कोई रॉयल एनफील्ड बाइक था, अब आपको उसको बेचना है, तो आपने क्या किया, उसको बेचने के लिए आपने डाल दिया प्लेटफॉर्म में, और फिर क्या होगा, एक ऑक्शन लगाया जाएगा और वहां पे ऑफ कोर्स जो हाईएस्ट बिडर है उसको मिलेगा आपका बाइक, और वो फिर उसके बाद आपको पैसा देगा, आप बाइक उसको दे दोगे, और इससे भी क्या होता है, कार्टरेड को पैसा मिलता है, मतलब अपना कमीशन या कट मिलता है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स इसको छोड़ के भी
उन्होंने रिसेंटली क्या किया, OLX को खरीद लिया। अब OLX का प्लेटफॉर्म बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक बिजनेस मॉडल में उनका एक एडिशन कर दिया, क्योंकि OLX में आप कुछ भी बेच सकते हो, है ना। OLX में ऐसा नहीं कि लाइक मैं सिर्फ गाड़ी का या कोई बाइक का सिर्फ यहाँ पे बाइंग सेलिंग करूंगा। OLX में क्या होता है, मतलब आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी सेलिंग होता है ना, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज, कुछ भी हो जाए OLX में जाके आप उसको बेच सकते हो, है ना। तो अभी क्या हुआ, कार्ट्रेड टेक ये OLX को एक्वायर करने के बाद ये लोग क्या हुआ, नॉन ऑटोमोबाइल के पोर्टफोलियो में भी आ गया, और ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। उसका मैं रीजन बता रहा हूं, पहले रिजल्ट बताता हूं, ठीक है। तो इनका इस बार के क्वार्टर में सेल्स ग्रू 28% ऑन अ YOY लेवल, और इसमें क्या हुआ, इनका EBITDA मार्जिन बहुत अच्छे रेट से बढ़ रहा है। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा, तो अगर चेकलिस्ट में अगर आप देखोगे, इफ योर टॉप लाइन इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस और उसके साथ तुमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मतलब इट्स द बेस्ट कंडीशन ना। तो इनका अगर मैं बताऊं, कार्ट्रेड का अगर मैं ओवरऑल मतलब कंसोलिडेटेड OLX को मिला के नंबर को बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे इनका जो EBITDA मार्जिन है, आई थिंक EBITDA मार्जिन अभी कुछ अराउंड 24% है, ठीक है, Q3 में। जबकि पिछले 2 क्वार्टर में आप देखोगे तो EBITDA मार्जिन उससे पहले वाज 18%। तो इसका क्या मतलब, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 28% है और उसके साथ साथ EBITDA मार्जिन 18 से 28% हुआ। मतलब क्या, इनका प्लेटफॉर्म बन चुका है और इनका फिक्स कॉस्ट के ऊपर बहुत अच्छी कंट्रोल है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आ रहा है इन टर्म्स ऑफ से ऑक्शन, इन टर्म्स ऑफ से फॉर एग्जांपल नया गाड़ी खरीदने बेचने में, वो डायरेक्टली बॉटम लाइन को अफेक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे, राइट। इसी वजह से आप देखोगे द ओवरऑल बिजनेस इज नाउ प्रॉफिटेबल वर्सेस वो लॉस में था इन Q3 ऑफ लास्ट, बिकॉज ऑफ कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, कुछ बिजनेस था उनका, इसी वजह से Q3 कंसोलिडेटेड लास्ट फिस्कल में वो लॉस में था, और इस बार आप देखोगे बहुत अच्छे रेट से अपना प्रॉफिट्स दिखा दिया कंपनी, तो विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग ना, लॉस टू प्रॉफिट भी हो गया यहाँ पे। और OLX आने के बाद क्या हुआ, बिकॉज OLX आने के बाद इनका जो मंथली एक्टिव यूजर्स है ऑन देयर प्लेटफॉर्म, राइट, वो कुछ 8-9 करोड़ के रेंज में चला गया। सो इससे और भी बेटर है कंपनी का, और यहाँ पे OLX प्रॉफिटेबल भी है, मतलब ऐसा नहीं कि OLX एक लॉस मेकिंग बिजनेस को लेके उसको ब्रेक इवन तक लेके जा रहा है, ठीक है, OLX भी प्रॉफिटेबल है। अब मैं आपको 3 डिवीजन का बात कर रहा हूं, ये जो 28% का ग्रोथ है ना, अब यहाँ पे एक चीज मैं बोल सकता हूं, OLX का जो सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 15% है। दैट इज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट टू मी, बिकॉज तुमने जिसको अक्वायर किया, एक्चुअली आई वांटेड OLX टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन दी कार वाले एंड द बाइक वाले प्लेटफॉर्म्स, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक, मतलब ये जो कार वाले एंड बाइक वाले जो प्लेटफॉर्म्स है, दे आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन OLX, ठीक है, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ तुम्हारा कितना है 28%, लेकिन OLX ग्रो तुम्हारा अराउंड 15-16% से, समझ में आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स OLX का भी यहाँ पे इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस और उसका भी मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक है। OLX का आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी देखोगे तो द पैट आई थिंक वेंट अप बाय 50%, सो ठीक है, सब कुछ सही है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि ये कंपनी का नंबर्स क्यों इतना अच्छा आ रहा है। ये तभी और अच्छा करता है जब लेट से ऑटोमोबाइल स्पेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अब सोचो लॉजिकली, अगर आप लेट से मारुति गाड़ी बेच रहे हो, ठीक है, आप कब कार्ट्रेड के प्लेटफॉर्म में जाके उनको पैसा देके एडवर्टाइज करवाओगे, जब आपको अपने इन्वेंटरी को बेचना है, समझ में आ रहा है। लेकिन सोचो जब डिमांड सिनेरियो बहुत हाई रहेगा, तब थोड़ी ये कंपनीज वाले कार्ट्रेड के ये प्लेटफॉर्म में जाएगा, एड दिलवाएगा, वो तो डायरेक्टली बेचेगा ना, बिकॉज डिमांड सिनेरियो बहुत हाई है। तो इसलिए आप देखोगे कोविड के बाद जब सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज आया था, उस टाइम पे आप देखोगे कार्ट्रेड में उतना ग्रोथ नहीं था, ठीक है। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से गाड़ी का डिमांड इतना बढ़ गया था कि ऑटोमोबाइल कंपनीज ऐसे ही गाड़ी बना के, तो मतलब उनका वेट टाइम बढ़े जा रहा था कस्टमर का। मतलब क्या, डिमांड वाज सो हाई, सप्लाई में इशू है। लेकिन जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाता है, तभी तो एडवर्टाइज करने को मतलब तुमको करना पड़ेगा ना, वरना तुम अपने इन्वेंटरी कैसे, तुम गाड़ी कैसे बेचोगे। और ये इन्वेंटरी मतलब सिर्फ OEMs के इन्वेंटरी नहीं है, कार्ट्रेड के प्लेटफॉर्म में आके ये कार वाले वार वाले में आप देखोगे डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उससे भी ज्यादा ऐड देते हैं। बिकॉज सोचो अगर आप एक डीलर हो, ठीक है, कोई भी मल्टी ब्रांड हो या सिंगल ब्रांड हो, तो डीलर का भी तो इन्वेंटरी को तो लिक्विडेट करना पड़ेगा ना। तो इन अ सिचुएशन लेट से आज जो चल रहा है, इवन आई थिंक आज कुछ ही टाइम पहले मारुति का नंबर आया एंड उसमें कुछ सेल्स ग्रोथ नहीं आया, ठीक है। और मारुति का भी देखोगे पिछले कुछ क्वार्टरों से उतना रेट से ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, Q3 ओवर Q3 का ही बात कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू गो एंड चेक द नंबर, सेल्स में उतना ग्रोथ नहीं है। तो जब भी आप देखोगे मतलब कोई ऑटोमोबाइल कंपनीज में सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब भी तो वो और डिस्परेट होके ऐसे प्लेटफॉर्म्स लाइक कार्ट्रेड को यूज करेगा ना टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, गॉट इट। और तभी उनको कार्ट्रेड को और भी ज्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ऑटोमोबाइल स्पेस में जब भी लेट से सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड सिनेरियो आता है, ठीक है, मतलब देखो मैं यहाँ पे मतलब
आपको बिग पिक्चर समझा रहा हूं। जब भी सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड वाला सिचुएशन आता है तब भी ये कार्ड ट्रेड वाले प्लेटफॉर्म्स अच्छे करते हैं, और आगे जाके जब आप देखोगे कि लेट से फॉर एग्जांपल तब डिमांड सप्लाई से बेटर है, तो ये गाड़ियों का कंपनी को मतलब तब जब डिमांड सिनेरियो बेटर होगा तो ऑफ कोर्स ये कार्ड ट्रेड में कम ऐड देगा, तो कार्ड ट्रेड में पेस ऑफ ग्रोथ घट जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप देखोगे कि आज जबकि मारुति में कोई ग्रोथ नहीं है, अब जब देखोगे दूसरे कंपनीज, आई थिंक टीवीएस में भी कोई ग्रोथ नहीं है, दूसरे साइड में आप देखोगे उनका ही बेचने वाले जो प्लेटफॉर्म्स है, वेदर ऑक्शन हो या नया गाड़ी हो, वहां पे आपका ग्रोथ हो रहा है आपका 27, 28, 30%। बिकॉज अगर मैं OLX को निकाल के सोचता हूं सिर्फ ये कार वाले और बाइक वाले में, तब तो 30-35% का ग्रोथ है ना। सो दैट इज द लॉजिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट, कि व्हेन ऑटोमोबाइल कंपनीज में ग्रोथ नहीं है तब कार ट्रेड टेक में इतना अच्छा ग्रोथ क्यों आ रहा है। कल जब ऑटोमोबाइल कंपनीज में ग्रोथ आएगा तो शायद कार ट्रेड टेक का पेस ऑफ ग्रोथ घट जाएगा। नाउ यू नो व्हाई, राइट। सो अभी तो बहुत ही अच्छी है ये कंपनी का, इनका जो ऑक्शन में जो लिस्टिंग होता है, राइट, दैट लिस्टिंग का पेस भी आई थिंक 22-24% से ग्रो किया है। मतलब लास्ट ईयर जितने गाड़ी और बाइक को लोग ऑक्शन किया था, इस ईयर यही क्वार्टर में उसका 25% का ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ ऑक्शनिंग, तो वो मार्केट भी बहुत अच्छा हो रहा है इनका। सो यही हो गया बात। चलो ये तो हो गया। अब चलो हम कैम्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वन लास्ट कंपनी। सो कैम्स बेसिकली सबको पता है कि वो म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी है। मतलब कोई भी अगर म्यूचुअल फंड होता है तो वो क्या करता है, ये कैम्स का एक सर्विस लेता है। तो कैम्स बेसिकली क्या करता है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी का सारे सर्विसेज को मैनेज करता है। मतलब लेट से किसको कब डिविडेंड देना है, सारे अकाउंट संभालना है, फिर लेट से फॉर एग्जाम्पल उस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को लेट से फॉर एग्जाम्पल उसको कोई सपोर्ट चाहिए हो, लॉग इन नहीं हो पा रहा है, या उसका लेट से कोई फंड विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी बैकएंड में कॉल सेंटर सपोर्ट हो। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा जो इसको बोलते हैं आरटीए, ठीक है, रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंसी। तो ये कैम्स है एक आरटीए जो ये म्यूचुअल फंड का पूरा बैकएंड देखते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स, राइट, बिकॉज एक म्यूचुअल फंड का जो कंपनी है, राइट, उनका फंड मैनेजर्स का काम है अच्छे स्टॉक्स चुनना, पोर्टफोलियो बनाना एंड ऑल दैट, राइट। उनका काम ये नहीं है कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, बिकॉज ये सब कैम्स हो, सीडीएसएल हो, ये सब आप देखोगे ये सब कैपिटल मार्केट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड स्टॉक्स है। अब यहां पे बात क्या आता है, यहां पे बात वही है ना कि यहां पे कैम्स कैसे पैसे बनाते हैं। जितना म्यूचुअल फंड में एसआईपी का ग्रोथ आएगा, ठीक है, जितना म्यूचुअल फंड्स में अपना AUM का ग्रोथ आएगा, कैम्स को उसका ही एक परसेंटेज मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, कैम्स बेसिकली एक वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस ही है। तो कैम्स का आज कितना होगा, 70%, 65% के आसपास उसका मार्केट शेयर होगा। और कैम्स में क्या है, क्योंकि देखो हमारे देश में अगर एसआईपी में जो बूम चला पिछले 1-1.5 साल में, आप देखोगे कितना एसआईपी हो रहा है, सिर्फ 1-1.5 साल नहीं, आई थिंक पूरा पोस्ट कोविड के बाद से। तो इसीलिए आप देखोगे कैम्स का ग्रोथ रेट इतना अच्छा है। इवन इस बार भी मैं बोलूं कैम्स का सेल्स ग्रू 29-28% से, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बात है, ऑन क्वार्टर लेवल आप देखोगे कैम्स में सेल्स में ग्रोथ नहीं है, ठीक है। लेकिन वाईओवाई लेवल पे अभी भी अच्छा ग्रोथ है, 29-30%। अब यहां पे मैंने एक चीज बार बार बताया, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, इस बार एंजल वन का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया। पहले 70% से ग्रो करता था, अभी वो 25% से ग्रो किया। सीडीएसएल वो भी 70% से ग्रो करता था, इस बार सीडीएसएल कितना किया, वही 20-25% से ग्रो किया। वाईओवाई लेवल पे बोल रहे हो इन Q3। कैम्स का भी मैं बता रहा हूं, पहले वो 35-40% के रेंज में ग्रो कर रहा था, अभी वो 30 के रेंज में ग्रो कर रहा है। बिकॉज देखो यहां पे बात यही आता है कि लाइक जब से फॉर एग्जांपल ये FNO वॉल्यूम्स पे आज हमारे सेबी के लोग आके उसमें लड़ाई किया, फिर उसके बाद आप देखे होंगे कि लाइक मार्केट भी थोड़ा ठंडा हो गया पिछले कुछ महीनों में। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी बेयर मार्केट आता है, बेयर मार्केट में सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स इफेक्ट होता है, समझ में आ रहा है। तो बेयर मार्केट जब भी आता है तो मैं एक ही चीज बताता हूं कि कंपनीज को ट्रैक करो, लेकिन बेयर मार्केट में जब सिचुएशन खराब हो रहा है तो पागलों की तरह कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में पैसा मत डालो। क्यों? बिकॉज वो बेयर मार्केट कैन रन मच लॉन्गर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ स्टॉक्स गिर रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि आप उठा लो, ठीक है, आप उसको ट्रैक करो। अब यहां पे बात आता है, अब बोलोगे ये तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये तो म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म बिजनेस है, राइट। लेकिन क्या होता है ना, जब लेट से बेयर मार्केट आता है तो बहुत लोग एसआईपी करना भी बंद कर देते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैम्प्स में ग्रोथ नहीं आएगा, बट इट इज द चेंज इन पेस ऑफ ग्रोथ, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव टू ट्रैक व्हेन वी आर ट्रैकिंग बिजनेस। मतलब क्या है, जो सीडीएसएल पहले 70% से ग्रो कर रहा था, अगर वो आप देखोगे 20-25% के ऊपर से ग्रो नहीं कर पा रहे, मतलब आप देखोगे सीडीएसएल का स्टॉक पैसा बनाना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है गेम को। तो ग्रो तो कर रहे हैं 20-25% से, लेकिन वो पहले 70% से करता था। बिकॉज देखो अल्टीमेटली यही है कि उसका गाड़ी का स्पीड के एंगल से देखो। अभी अगर मैं कैपिटल मार्केट्स में कोई भी कंपनी को उठा के देखूंगा ना, सबका गाड़ी का स्पीड घटे जा रहा है, ठीक है। मतलब सबका जैसे
जैसे CDSL हो गया, एंजल वन हो गई, अभी मैं कैंप्स का भी देख रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कि घट के 0 हो गया गाड़ी का स्पीड, लेकिन वही है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल। तो यहां भी मैं देख रहा हूं कैंप्स का भी अभी 30% के नीचे ग्रोथ रेट आ गया। एक और कंपनी का मैं बोल सकता हूं प्रूडेंट कॉर्पोरेशन, उसका मैं अगले एक वीडियो में करूंगा, उसका भी ग्रोथ रेट घटा है। आई थिंक प्रूडेंट का भी अभी कितना आया होगा, आई थिंक 30% के रेंज में उसका सेल्स ग्रो किया, जबकि आई थिंक Q2 Q1 में पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर में वो 50% से ग्रो कर रहा था। तो प्रूडेंट क्या है, वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। तो यहां पे आप देख सकते हो सारे कैपिटल मार्केट्स में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब कैंप CDSL हो, या फिर अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोई कंपनी हो, या फिर डायरेक्ट ब्रोकरेज कंपनी जैसे एंजल वन, 5 पैसा कैपिटल एंड ऑल दैट, वहां पे तो आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स गिरा है 15-20% से। बिकॉज है ना, बिकॉज उनका तो पूरा ही सेल्स, ऑलमोस्ट पूरा ही सेल्स आता है F&O वॉल्यूम से, और अगर वो डिग्रो करता है तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहां पे इसी वजह से मैंने एक वीडियो भी बना था कि लाइक व्हाई एम आई गेटिंग अ बिट कॉशियस ऑन द कैपिटल मार्केट स्टॉक्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है। लेकिन वही है ना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आपको समझना है ये चेंज इन पेस ऑफ ग्रोथ को। बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये 10 साल का सपने दिखाता है, 10 साल बाद, ऑफकोर्स 10 साल बाद कैंप्स और बड़ा होगा, 10 साल बाद CDSL और बड़ा होगा, जितने इंडिया में डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं एवरीथिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो 10 सालों में ऐसे बहुत सारे पीरियड आएगा जब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप देखोगे वो स्टॉक पैसे गवाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो अब 10 साल बोल के आप बैठोगे, ये भी हो सकता है अगले 3 साल आप पैसे नहीं बनाया। तो आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, जहां पे आप देख रहे हो कि गाड़ी का स्पीड घटे जा रहा है, वहां से आपको दूर रहनी है अपने पैसों को लेके, लेकिन अपने माइंड को रखो। समझ में आ रहा है, आपको ट्रैक करना है। जैसे एंजल वन को मैं ट्रैक कर रहा हूं, CDSL को मैं ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं एंजल वन और CDSL में नहीं डालूंगा। समझ में आ रहा है, लेकिन कल जब मैं देखूंगा इनका पेस ऑफ ग्रोथ फिर से बढ़ने लग गया है, आई विल बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट डिप्लॉयमेंट अगेन। बिकॉज अगर मैं एक गलत जगह में फंस गया, ठीक है, आप 10 साल, 20 साल, 50 साल का कहानी जितना भी हमारे देश में बोल दो, लेकिन आपका अगर आप 2, 3, 4 साल आप पैसे नहीं बनाते हो, तो क्या पता आपका बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ में आपने कोई पैसा ही नहीं बनाया। समझ में आ रहा है। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग में यू हैव टू कॉन्स्टेंटली जनरेट अल्फा इन द मार्केट, और अल्फा आप तभी कर पाओगे व्हेन यू आर ट्रैकिंग बिजनेस and making decisions accordingly instead of like falling prey to all this long term nonsense जो ये लोग बताते रहते हैं। बिकॉज देखो, उनको 10 साल का कहानी बताना ही पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट ट्रैक बिजनेसेस। जैसे हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे बातें करते हैं, राइट, वो थोड़ी बिजनेसेस को पढ़ते हैं, वो थोड़ी सारे कॉन कॉल्स पढ़ते हैं, तो वो इंटरव्यू देख लिया, इधर उधर कर लिया, थोड़ा 2-3 पोस्ट कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो एनी विच वे हमने चलो बहुत सारे आज कंपनीज को डिस्कस कर लिया, 5-6 हो गया। सो बात वही है कि हमारा जो वर्कशॉप है, जो आई थिंक 11th एंड 12th को तो मैंने और प्रेरणा मिलकर जो किया, तो वर्कशॉप का पूरा रिकॉर्डिंग है। तो मैं चाहता हूं कि लाइक आप लोग ये पूरा स्किल सेट ले लो, ताकि आप कंपनीज को खुद एनालाइज कर पाओ। ये गाड़ी का स्पीड का जो चेंज है, राइट, जो मेन थिंग है, ये समझने के लिए आप वो वर्कशॉप को लो, राइट। एंड ऑफ कोर्स जब आप वर्कशॉप को देख लोगे, फिर आप देखोगे कि लाइक मार्केट में कितना अच्छा ग्रिप बन जाता है आपका एक अच्छा अलग लेवल का एक कन्विक्शन बन जाएगा, और वो आपसे कोई कभी भी छीन नहीं पाएगा। नोबडी वुड बी एबल टू कम एंड ड्यूप यू ऑफ एनी बैड बिजनेस, राइट। मतलब होता है ना, कॉर्पोरेट में बाजू वाला आके बोल देता है ये स्टॉक खरीद ले बिकॉज इसका विंड मिल चलने लग गया, वो हो रहा है, कुछ भी नॉनसेंस, राइट। यू विल बी एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। आपका एक फ्रेमवर्क होगा, और ऑफ कोर्स कोई भी अनशन चीजें आपके सामने बोलने आएगा, तो आप वही फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस को उनको जब पूछोगे, आप देखोगे वो जवाब नहीं दे पाएगा और खुद भाग जाएगा। सो द पॉइंट इज दिस, वेदर इट्स फाइनेंशियल लिटरेसी हो, वेदर इट्स इक्विटी रिसर्च, मैनेजिंग योर ओन पोर्टफोलियो, जनरेटिंग अल्फा, वेदर इट्स कंटेंट क्रिएशन, वेदर इट्स नॉलेज टू लुक फॉर अ जॉब, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वाला वर्कशॉप सबके लिए काम आएगा। जस्ट उसका वेबसाइट में जाने का, मैं उसका लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसका रिकॉर्डिंग देखने का 15-16 घंटे का होगा, एंड देन आप कोई भी कंपनी को एनालाइज कर पाओगे ऑन योर ओन एंड यूजिंग कॉमन सेंस। मतलब यहाँ पे कोई आपको MBA डिग्री और PhD और CA की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट है प्रैक्टिकल एक जगह। स्टॉक मार्केट में धंधा इज प्रैक्टिकल, धंधा इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस एंड गुड कम्युनिकेशन एंड गुड बिहेवियर। तो आपको कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे सीखे जाते हैं, वही मैं सिखाया वहां पे। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।